सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम एवं जय श्री राम। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर्स के बारे में। उसी डिस्कशन को आज आगे बढ़ाते हुए हम उसकी कुछ और कैटेगरी के सर्किट्स की बात करेंगे, जिसमें हमारे दो सर्किट आज मेन रहेंगे। पहला रहेगा आपका आरएल लोड विद फ्री व्हीलिंग डायोड। देखिए, फ्री व्हीलिंग डायोड के आपको आज मैं कंसेप्ट बताऊंगा। और दूसरे नंबर पर सर्किट रहेगा हमारा आर ई लोड, जिसमें रेजिस्टेंस और बैटरी लोड को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके का ये डीसी मोटर टाइप का लोड होता है। तो चलिए एक एक करके मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। देखिए, ये सर्किट मैंने अभी दिखाया हुआ है, इसमें आर एल लोड विद फ्री व्हीलिंग डायोड। यहाँ पर आप देख रहे हैं आर एल लोड है आपका ये, और उसके साइड में ये फ्री व्हीलिंग डायोड है और सिंपल डायोड भी लगा हुआ है। ठीक है, रेक्टिफाइड सर्किट है, प्योर साइनसॉइडल सप्लाई है। और ये इसमें फिर अगर आप सेकंड हाफ में मतलब नेगेटिव हाफ में अगर फ्री व्हीलिंग डायोड लगाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसकी मैं आपको डिटेल में सारी चीजें जानकारी दूंगा। ठीक है, और ये फिर दूसरे नंबर पे आर ई लोड, तो इसका सर्किट डायग्राम मैंने भी ये शॉर्ट में दिखा रखा है। ठीक है, तो इसको भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, फ्री व्हीलिंग डायोड की एक्चुअल में क्या नीड होती है सर्किट में। तो फ्री व्हीलिंग डायोड की नीड जानने से पहले थोड़ा सा आप ये देखिए कि हमने जो अभी तक डिस्कशन किया है, जिसमें हमने तीन मेन लोड आपको बताए थे। एक तो था प्योर रेसिस्टिव लोड, एक था आर एल लोड, और एक था आपका प्योर इंडक्टिव लोड। जैसा कि आप यहाँ सर्किट में ये वेव फॉर्म में देख रहे हैं कि ये ऊपर तो प्योर प्योर आपका साइन वेव है, मतलब सोर्स का वेव फॉर्म है। और इसके नीचे तीन वेवफॉर्म्स मैंने फॉलोइंग में दिखाई हैं। एक रेजिस्टिव लोड है, दूसरे नंबर पे आरएल लोड, और तीसरे नंबर पे प्योर इंडक्टिव लोड। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आउटपुट करंट की वेवफॉर्म दिखाई है मैंने फ्री व्हीलिंग डायोड का कंसेप्ट समझाने के लिए। यहाँ ये तीनों वेवफॉर्म जो है आउटपुट करंट की दिखाई गई है, तीन डिफरेंट लोड के केसेस में। तो फर्स्ट लोड में आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 0 से पाई तक के बीच में तो आपका सोर्स करंट को फॉलो कर रहा है, मींस ये आउटपुट करंट सेम एज द सोर्स करंट। ठीक है, लेकिन पाई से 2 पाई के बीच में चूंकि प्योर रेजिस्टिव लोड है, तो यहाँ पर डायोड कट ऑफ हो जाता है, तो यहाँ पर करंट जीरो हो जाएगा। तो पाई से 2 पाई के बीच में करंट जीरो है, मींस करंट आपका डिसकंटिन्यू हो गया है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप देखिए आर एल लोड। आर एल लोड में मैंने आपको जैसे बताया था, उसमें एक्सटेंशन एंगल का कंसेप्ट बताया था लास्ट टाइम पे। तो ये आपको ये बीटा जो है आपका बेसिकली एक्सटेंशन एंगल कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो है, क्योंकि आर एल लोड है तो इंडक्टिव एलिमेंट है सर्किट में, उसकी वजह से करंट क्या होता है, एकदम जीरो नहीं होता। तो करंट कुछ पाई के बाद कुछ आगे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कंटिन्यू करता है। ठीक है, तो यहाँ जीरो से लेके बीटा तक ये करंट कंटिन्यू कर रहा है। अब बीटा के बाद 2 पाई तक, बीटा के बाद 2 पाई तक ये आपका जो है आपका करंट जीरो हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा ये करंट का जो ड्यूरेशन है कम हुआ, मतलब जीरो होने का ड्यूरेशन कम हुआ है। सबसे ज्यादा ड्यूरेशन जो है पाई से 2 पाई तक है, जहाँ पे करंट आपका डिसकंटिन्यू हुआ है। और थर्ड नंबर पे सर्किट है प्योर इंडक्टिव सर्किट। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में खास बात क्या है, जैसे हमने देखा था कि यहाँ पर करंट जो होता है वो पाई पर मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो करंट इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है 0 से पाई तक, और फिर पाई से 2 पाई तक एनर्जी रिलीज करता है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि करंट प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में डायोड जो है पूरे साइकिल की ऑन रहता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो दो पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट करने वाले ये हैं कि यहाँ पर आई नॉट जीरो है फॉर फाइनाइट पीरियड, मींस डिसकंटिन्यूअस लोड करंट है यहाँ पर। ऐसा कब होता है, जब हमारे पास रेजिस्टिव लोड होगा, या फिर आर ई लोड है, या फिर लेस इंडक्टिव लोड्स है। ठीक है, तो ये आपका केस हो जाता है। सेकंड केस क्या है, आई नॉट इज नॉट जीरो फॉर फाइनाइट पीरियड। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर प्योर इंडक्टिव के केस में करंट केवल जीरो को टच करके वापस ये आपका करंट बढ़ रहा है। तो मतलब ये कहलाता है कंटिन्यूअस लोड करंट। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका सर्किट में हाईली इंडक्टिव लोड हो। तो हाईली इंडक्टिव लोड की वजह से करंट आपका कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करता। ठीक, करंट मतलब आपका कंटिन्यूअस बना रहता है, कुछ पर्टिकुलर एक इंस्टेंट के लिए जीरो होता है, उसके बाद फिर ये आपका करंट आपका राइज करने लगता है। तो देखिए इसको थोड़ा सा समझने के लिए एक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जैसे हमने डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल पढ़ा हुआ है, ठीक है, अर्लियर क्लासेस में। तो डीसी मोटर के स्पीड कंट्रोल में हमने एक इक्वेशन देखी थी, जे डी डी टी ऑफ ओमेगा एम प्लस बी ओमेगा एम प्लस टी एल इक्वल टू टी। ये लोड टॉर्क है आपका, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है, जे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, बी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। ये सब इक्वेशन ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट मतलब पहले एनालिसिस कर चुके हैं। यहाँ पर जो बात समझने की ये है कि अगर हम इसका इक्वेशन देखें फाइनली, जिसमें हम अगर हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो मान लें थोड़ी देर के लिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो होता है वो फंक्शन हो जाता है फ्लक्स और आर्मेचर करंट का। ठीक है, तो ये आपका डी डी टी ऑफ ओमेगा इक्वल टू टी माइनस टी एल अपॉन जे। तो यहाँ पर बताने का मकसद ये है कि ये जो आपका करंट अगर डिसकंटिन्यू होगा, क्योंकि ये इलेक्ट इलेक्ट ये आपका जो टॉर्क है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है, बेसिकली फंक्शन है किसका, फ्लक्स का और आर्मेचर करंट का। अब अगर आप किसी सर्किट में इस तरह की करंट फ्लो करा रहे हैं, मतलब डीसी मोटर में ये वाला करंट दे रहे हैं जो कि मैंने आपको बताया आउटपुट करंट, अगर ये आर्मेचर करंट बन जाए तो उस समय डिसकंटिन्यूअस करंट की वजह से क्या हुआ, ये आपका जो मोटर का जो आर्मेचर है वो कभी डिसलेट होगा कभी एक्सलेट होगा। देखिए, ठीक, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आर एल लोड है। देखिए सर्किट में मैंने दिखाया है ये आर एल लोड है, मतलब एक तरीके की ये डीसी मोटर लोड हो सकता है।
तो यहाँ पर RL लोड है। अगर आप इसके पैरेलल में 3 तरह की कंडीशंस लगाएँ, जैसे कि आपका ये सोर्स वोल्टेज है, एक जगह मैंने नेगेटिव डीसी वोल्टेज लगाया और एक जगह शॉर्ट कर रखा है। तो मैं मेरा पर्पस क्या है यहाँ पर कि ये जो आपकी जो करंट में डिसकंटिन्यूटी आ रही है उसको उसके बिहेवियर को मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ, मतलब करंट की कंटिन्यूटी वाले बिहेवियर को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे हमने बताया आपको कि प्योर रेजिस्टेंस के केस में करंट ज़्यादा देर के लिए 0 रहती है, ठीक है? और जब RL लोड होता है, जहाँ पर इंडक्टिव लोड होता है, वहाँ पर करंट की वैल्यू जो होती है, वो आपकी कंटिन्यू होने लगती है, मतलब करंट जो है वो कम समय के लिए जीरो हो पाती है, ठीक है? लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो नेगेटिव में चला जाता है। आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि जीरो से बीटा के बीच में, ये देखिए यहाँ से पाई से बीटा के बीच में ये पर्टिकुलर पोर्शन आपका नेगेटिव हो गया है, जिससे आउटपुट वोल्टेज आपका माइनस, मतलब आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट वोल्टेज आपका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पर 3 केस देखें, हम दोस्तों हम देखिए यहाँ पर इस सर्किट में हम देख सकते हैं कि अगर पहले वाला सर्किट, मतलब ये सिंपल आप एसी वोल्टेज लगा देते हैं तो आपका प्रीवियस सर्किट हो जाएगा, ठीक है? जैसे यहाँ पर ये एसी फोर्सिंग फंक्शन हो गया। पोजीशन 2 का मतलब अगर मान लीजिए मैं डीसी वोल्टेज लगाता हूँ अपोजिट पोलरिटी के साथ, तो यहाँ से मेरा पर्पस सॉल्व नहीं होगा, यहाँ से भी करंट की कंटिन्यूटी को हम इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब ये माइनस वीडीसी हो गया, अगर आप इसमें केवीएल लिखेंगे तो ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड आ जाता है, ठीक। और थर्ड पोजीशन में अगर हम शॉर्ट कर देते हैं, अगर ये देखिए ये आरएल सर्किट को अगर शॉर्ट कर देंगे तो उस केस में आपको फोर्सिंग फंक्शन जीरो हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, जैसे ही आप इसको शॉर्ट करेंगे तो इस आरएल सर्किट में जो करंट होगी वो आपका उस करंट को फ्लो करने के लिए पाथ मिल जाएगा। ओके, करंट को फ्लो करने के लिए पाथ मिल जाएगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर इन कंडीशंस को, जो मैंने सर्किट की कंडीशन है, इन कंडीशन को देखिए यहाँ पर दोस्तों, मैंने इस वेव फॉर्म में जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, ये देखिए ये इस यहाँ पर इस मैंने इन तीनों कंडीशंस को इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म में दिखाया है। जैसे इस इक्वेशन को देख के आप देखिए समझ सकते हैं कि यहाँ पर पोजीशन नंबर वन क्या है, जिसमें हमने एसी वोल्टेज कनेक्ट कर रखा था। तो यहाँ पर तो करंट आपकी जीरो हो रही थी, देखिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर एंगल पे जो आपको आरएल सर्किट में बताया था, मतलब बीटा पे, ठीक। अब दूसरा केस क्या है, हमारा दूसरा केस है अगर हम यहाँ पर ये लगा दें नेगेटिव वोल्टेज, मतलब नेगेटिव डीसी पोलरिटी अपोजिट पोलरिटी के साथ, तो उस केस में क्या हुआ, ये करंट को जल्दी जीरो कर देगा, क्योंकि नेगेटिव फोर्सिंग फंक्शन है तो करंट को ये पहले जीरो करेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर करंट जो था इस पॉइंट पे जीरो हो रहा था, देखिए मैं एरो लगा रहा हूँ, और दूसरा पॉइंट, दूसरे केस में ये क्या हो, करंट और जल्दी जीरो हो जाएगा। तो इसके मतलब ये तो और करंट को डिसकंटिन्यूअस बना रहा है, तो ये भी मेरे लिए पॉसिबिलिटी किसी काम की नहीं है, ठीक है। अब थर्ड पॉसिबिलिटी होती है, अगर मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ, तो शॉर्ट करने से दोस्तों क्या होगा, ये करंट जो है वो जल्दी जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फोर्सिंग फंक्शन नहीं है। कोई भी फोर्सिंग फंक्शन नहीं होने का मतलब ना तो मैंने एसी लगा रखा है ना फिर डीसी लगा रखा है, तो इस करंट को आपको नेचुरल जीरो मिलेगा, मतलब नेचुरली ये धीरे धीरे डिके होगी। ओके, अगर उसमें हाईली इंडक्टिव सर्किट है तो करंट को जीरो होने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड लाइन, रेड वाली जो वेवफॉर्म यही बता रही है कि ये करंट धीरे 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 करके जीरो होगी, ठीक है। तो मतलब अभी भी आप देखिए 1.3 पर, मतलब 2 पाई तक आते आते करंट जीरो नहीं है, और उसके बाद नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है, अगर आप इसको शॉर्ट कर देते हैं, ठीक, आरएल सर्किट के अक्रॉस शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, तो उससे करंट को आपको उसका जो टाइम कांस्टेंट है बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, करंट आपका धीरे धीरे जीरो होता है, ठीक है, मतलब डिके धीरे धीरे होता है, उसका रेट ऑफ डिके स्लो हो जाता है। तो एक तरह से करंट का जो आपका कंटिन्यूटी बिहेवियर इंप्रूव हो जाता है। तो दोस्तों इस जो वेव फॉर्म और सर्किट की मदद से मैंने आपको बताया कि सर्किट को शॉर्ट करने, अगर लोड को शॉर्ट कर दिया जाए तो करंट की कंटिन्यूटी बिहेवियर को इंप्रूव कर सकते हैं। नाउ अब फ्री व्हीलिंग डायोड का कंसेप्ट क्या है, फ्री व्हीलिंग डायोड बेसिकली यही है, शॉर्ट सर्किट वाली जो मैंने आपको पॉसिबिलिटी बताई है उसको कैटर करने के लिए, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए यहाँ पर ये जो आपका आप फ्री व्हीलिंग डायोड लगा देते हैं। देखिए किस तरीके से लगाते हैं, ये देखिए आप सर्किट में देख लीजिए, यहाँ पर ये मैंने डायोड कनेक्ट किया हुआ, आरएल सर्किट है ये, इसके पैरेलल में एक डायोड लगा दिए, एफ डी का मतलब फ्री व्हीलिंग डायोड। तो फ्री व्हीलिंग डायोड क्या है, नॉर्मली नॉर्मल केस में क्या है, ये डायोड के थ्रू करंट फ्लो करेगी, ठीक है, तो पॉजिटिव हाफ में तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जैसे ही नेगेटिव हाफ आएगा, नेगेटिव हाफ में क्या होगा, ये वाला करंट तो आपका ऑफ, ये डायोड तो ऑफ हो जाएगा, जो नॉर्मल डायोड है, और नेगेटिव हाफ में ये फ्री व्हीलिंग डायोड पिक्चर में आ जाएगा, क्योंकि अब ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, ये जो आरएल सर्किट में जो भी करंट फ्लो हो रही होगी वो अब इसके थ्रू अपना पाथ पूरा करेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए नेक्स्ट वाले सर्किट में आपको दिख रहा है, ये रेड एरो से मैंने दिखाया है, ये जो आई नॉट है, आई नॉट को फ्लो करने के लिए पाथ मिल गया, मतलब फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू अपना ये सर्किट पाथ ये कंप्लीट करेगी, इसलिए इसको फ्री व्हीलिंग डायोड बोलते हैं, क्योंकि करंट को ये फ्री पाथ प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज इस समय जीरो हो गया है, आउटपुट वोल्टेज जीरो है कब, जब पाई से और 2 पाई के बीच में जा रहे हैं। इसका मतलब है जो जो नेगेटिव हाफ में आउटपुट वोल्टेज जाता था वो अब जीरो हो गया है, इसका मतलब एवरेज आउटपुट वोल्टेज भी आपका उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो अब एडवांटेजेस क्या है दोस्तों, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट एडवांटेज है फ्री व्हीलिंग डायोड के।
नंबर वन, कंटिन्यूटी बिहेवियर कैन बी इंप्रूव, जैसा मैंने आपको बताया। दूसरा, स्मूथ स्पीड कंट्रोल इज पॉसिबल, जैसे मैंने आपको बताया था कि आर्मेचर करंट, अगर डीसी की आर्मेचर करंट डिसकंटिन्यूस होगी तो उससे क्या होगा, करंट जो आपका रोटर का शाफ्ट होगा, जो आर्मेचर होगा, कभी डिसलेट करेगा कभी एक्सेलेट करेगा, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को भी ये सॉर्ट आउट करता है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, इनपुट पावर फैक्टर, ठीक है। इसकी चर्चा मैं दोस्तों भी आगे आने वाले सर्किट्स में करूंगा। इनपुट पावर फैक्टर आईपीएफ जो होता है, वो पावर डिलीवर टू लोड डिवाइडेड बाय सोर्स वोल्ट एम्पियर, ठीक है। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी जो बहुत समझने की ये वो ये है कि इनपुट पावर फैक्टर को इंप्रूव कर देता है। तो इनपुट पावर फैक्टर क्या होता है, वी नॉट आई नॉट अपॉन वी एस इंटू आई एस। वी नॉट आई नॉट क्या है दोस्तों, पावर डिलीवर टू लोड। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आर और एल सीरीज में लगे हुए हैं, तो यहाँ पर एवरेज पावर क्या होगी, वी नॉट इंटू आई नॉट हो जाएगी, क्योंकि एवरेज वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज जीरो। तो यहाँ केवल आपका ये जो आपका आउटपुट पर जो पावर डिलीवर्ड होगा वो क्या होगा, वी नॉट इंटू आई नॉट डिवाइडेड बाई सोर्स वोल्ट एम्पियर। सोर्स वोल्ट एम्पियर मतलब एसी सोर्स लगा हुआ है, तो उसका वोल्ट एम्पियर क्या हो जाएगा, सोर्स वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू और सोर्स करंट का आरएमएस वैल्यू, तो वी एस इंटू आई एस। तो ये हम इसके आधार पे ये कह सकते हैं कि फ्री व्हीलिंग डायोड जो है हमारे इनपुट पावर फैक्टर को भी इंप्रूव करता है, ठीक है। तो ये इस तरीके का आपका ये फ्री व्हीलिंग डायोड को मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट सर्किट जो हमारा था जिसकी हम बात करने वाले थे, वो है आपका आर ई लोड। तो आर ई लोड आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आर ई लोड यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। इस सर्किट में आपका रेजिस्टेंस और बैटरी सीरीज में लगे हुए हैं, इनकी वैल्यू दिखा रखी है। देखिए रेड कलर में मैंने पोलरिटीज दिखा रखी है, एक्स वाई जो आउटपुट टर्मिनल्स हैं, और ये इनपुट पे प्योर साइन वेव लगी हुई है, वी एम साइन ओमेगा टी। और ये डायोड के अक्रॉस वोल्टेज वी डी दिखाया गया है, प्लस जो है पोलरिटी वो ए के साइड में है और माइनस पोलरिटी एक्स के साइड में, और आई नॉट का ये डायरेक्शन पॉजिटिव माना गया है। और दूसरी बात दोस्तों इंपॉर्टेंट समझिए कि यहाँ पर ये क्या है कि आई एस इक्वल टू आई ओ आर है। आई ओ आर का मतलब है ये आउटपुट वोल्टेज आर एम एस वैल्यू जो है यही सोर्स करंट के बराबर होगी, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है। तो यहाँ पर देखिए, अब दोस्तों यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज वो समझने की है कि ये वी एस इक्वल टू ई। अब यहाँ पर क्या क्या एक्चुअल में आपने डीसी सप्लाई भी लगा रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये साइड में हमने वेवफॉर्म दिखाई है, इस वेवफॉर्म को ध्यान से देखिए। तो इसमें एक तो साइन वेव बनी हुई है, दूसरा एक मैंने लाइन खींच रखी है ई की, ठीक है। ये तो ये लाइन, ये जो डीसी सोर्स है, स्ट्रेट लाइन है, डीसी है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये एसी सोर्स को दो जगह कट कर रही है। एक जगह ये पॉइंट थीटा पे, ये देखिए मैं पॉइंट दिखा रहा हूँ, ये दोनों पॉइंट पे ये कट कर रही है, तो ये थीटा है। तो सिमेट्री के हिसाब से ये दूसरा पॉइंट पाई माइनस थीटा हो जाएगा दोस्तों, ये वाला ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा, देखिए मैं एरो से दिखा रहा हूँ, और ये थीटा हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट्स हैं जहां पर ये डीसी वाली लाइन जो है एसी वाली लाइन, एसी वाले कर्व को कट कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि वी एस इजिकल टू ई कब होगा, जब ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये इंटरसेक्ट वाले पॉइंट पर ये एंगल की वैल्यू कितनी है, ओमेगा टी बराबर थीटा है। तो यहाँ पर रख देंगे इस वैल्यू को, तो वी एम साइन ओमेगा, मतलब वी एम साइन ओमेगा टी इजिकल टू वी एस था, तो वी एस की वैल्यू ई रख दूंगा और ओमेगा टी की वैल्यू थीटा रखता हूँ, तो आई एम गेटिंग दिस थीटा इजिकल टू साइन इनवर्स ई अपॉन वी एम। तो ये थीटा वो एंगल है जहां पर आपका दोनों वोल्टेजेस इक्वल होंगे, दोनों वोल्टेजेस इक्वल होंगे। इसका मतलब है थीटा से पहले और थीटा के बाद वोल्टेजेस में डिफरेंस रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है इंपॉर्टेंट चीज कि गामा डी का मतलब है ये इसका डायोड का कंडक्शन एंगल। तो दोस्तों यहाँ से सर्किट से आप साफ देख सकते हैं, ये डायोड कंडक्ट कब करेगा, जब एनोड इज पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू कैथोड, ठीक है। एनोड कब पॉजिटिव होगा, जब इधर सोर्स वाली साइड मोर पॉजिटिव हो विद रेस्पेक्ट टू लोड साइड। इसका मतलब वीएस की वैल्यू जो ई से बड़ी हो। तो वीएस की वैल्यू ई से बड़ी कब हो रही है, थीटा के बाद। आप देखिए यहाँ पर इस वेव फॉर्म में देखिए, जो वीएस की वैल्यू है वो थीटा से बड़ी, वो सॉरी ई से बड़ी कब है, जब ये आपका इस साइड में है, थीटा के राइट में है। मतलब थीटा के बाद जब थीटा की वैल्यू, मतलब ये ओमेगा टी वैल्यू जब थीटा से ज्यादा होगी तो बड़ा। इसका मतलब ये है कि आप थीटा से पाई माइनस थीटा के बीच में देखिए, हमेशा वीएस की वैल्यू ई से हमेशा ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि डायोड हमेशा कंडक्ट कब करेगा, जब ओमेगा टी थीटा से ज्यादा और पाई माइनस थीटा से कम होगा, ठीक है। तो इनके बीच में डायोड कंडक्ट करेगा, तो वही लिखा है यहाँ पर, ये डायोड का कंडक्शन एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, ठीक है। पाई माइनस थीटा में लिख देता हूँ, देखिए माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, तो ये आपको हो जाएगा पाई माइनस टू थीटा, ये कंडक्शन एंगल हो गया, ठीक है। तो इतने पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए डायोड कंडक्ट करेगा। और आई नॉट मैक्सिमम का होगा एट ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है। ये पाई बाई टू का मतलब है इस पॉइंट पर यहाँ पर, क्योंकि ये मैक्सिमम करंट यहाँ पर फ्लो करेगा, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू सोर्स वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है। और पीआईबी क्या होगा, पीआईबी देखिए अभी ये सारी चीज मैं भी आपको कर्सर बताऊंगा, यहाँ पर जस्ट मैंने इनको समराइज किया है। पीआईबी का मतलब होता है पीक इनवर्स वोल्टेज विच इज वीएम प्लस ई। वीएम प्लस बी कैसे आ रहा है, अभी मैं आपको वेवफॉर्म से समझा दूंगा, दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। अब देखिए जब डायोड ऑन होगा तो उस केस में क्या होगा, डायोड जब ऑन होगा तो उस केस में यहाँ पर केवीएल हम लिख सकते हैं। केवीएल लिखेंगे तो क्या आएगा, इस सर्किट में केवीएल होगा आर आई नॉट प्लस ई इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक।
ये इस अभी इक्वेशन को हम अगर थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे तो हमारे पास आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी वी एम साइन ओमेगा टी माइनस ई अपॉन आर। ठीक है, तो आई नॉट हो गया वी एम अपॉन आर इंटू साइन ओमेगा टी माइनस ई अपॉन आर। तो ये हमारा आई नॉट की वैल्यू आ गई। अब इस आई नॉट की वैल्यू की मदद से हम इसका एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमने आपको बताया था इसको इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, क्योंकि आई नॉट हमारी कहाँ से कहाँ तक फ्लो हो रही है, यहाँ थीटा से पाई माइनस थीटा के बीच में, क्योंकि डायोड जब भी कंडक्ट करेगा तभी आउट आई नॉट फ्लो करेगा। देखिए आप यहाँ पर देखिए, ये डायोड कंडक्ट करेगा तभी सोर्स लोड से कनेक्टेड हुआ माना जाएगा। जब डायोड आपका कंडक्ट नहीं करेगा तो ये सोर्स और लोड आपके डिस्कनेक्टेड हो गए। तो डायोड कंडक्शन मैंने आपको बताया था, डायोड का कंडक्शन पाई से पाई माइनस थीटा तक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये आई नॉट का अगर मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ एक साइकिल में, तो 1/2 पाई इंटीग्रल कर रहा हूँ थीटा से पाई माइनस थीटा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी इंटीग्रल की लिमिट हो गई और ये वैल्यू रख दी मैंने इंटीग्रेंड की, वी एम साइन थीटा माइनस ई अपॉन आर और डी ऑफ ओमेगा टी। तो इसके रेस्पेक्ट में जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरी वैल्यू आ जाएगी आई नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई आर 2 bm cos थीटा माइनस ई इंटू पाई माइनस 2 थीटा। दोस्तों तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, अगर प्रैक्टिस करेंगे हम तो आराम से ये आपका ये फॉर्मूला एनालिसिस इसकी की जा सकती है। ठीक है, आपको केवल इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि ये जो डायोड है कब कंडक्ट कर रहा है, किस ड्यूरेशन के दौरान ये डायोड आपका कंडक्ट कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब दूसरी चीज है देखिए वी नॉट, क्योंकि मुझे वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है तो मुझे कुछ आपकी इक्वेशंस का सपोर्ट लेना पड़ेगा। अब एक आई नॉट का फॉर्मूला आ गया अपने पास, अब वी नॉट का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर केवीएल लगा देंगे। तो केवीएल वही आपको मैंने बताया था, वी नॉट इज इक्वल टू आर आई नॉट प्लस ई। ठीक है, और पी बैटरी मतलब पावर सप्लाइड बाय द बैटरी, तो पावर सप्लाइड बाय द बैटरी तो क्या होगा ई इंटू आई नॉट, क्योंकि इसमें लोड करंट आपकी आई नॉट है। अब पावर सप्लाइड बाय द बैटरी कुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी। ठीक है, तो अभी फिलहाल पी बैटरी हमने लिखा है ई इंटू आई नॉट। ठीक, अब पी आर क्या है, रेजिस्टेंस के थ्रू पावर। रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है इसमें पावर कितनी डिसिपेट हो रही है, तो पावर रेजिस्टेंस में पावर निकालने के लिए आरएमएस करंट निकाल लेंगे, जो हमने ये जो करंट निकाला है इसकी आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर करके इसके रेजिस्टेंस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पी आउटपुट क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था जो वोल्टेज स्टिफ लोड होते हैं, या आरई लोड आपका वोल्टेज स्टिफ लोड है, तो यहाँ पर पावर आउटपुट दो पावर्स के सम से बनेगी, एक तो बैटरी की पावर जैसे मैंने आपको बताया और दूसरी रेजिस्टेंस की पावर, तो दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक, और आई एस की वैल्यू आई ओ आर के बराबर क्यों ली गई है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सीरीज सर्किट है, यहाँ पर आई ओ आर और आई एस बराबर होंगे। ठीक, और इनपुट पावर फैक्टर क्या होगा यहाँ पर पी नॉट अपॉन वी एस इंटू आई एस, जैसा हमने भी देखा था कि पी नॉट जो जो आपका इनपुट पावर फैक्टर होता है वो पी नॉट अपॉन वी एस इंटू आई एस होता है। तो वी पी नॉट की वैल्यू हमने यहाँ से ऊपर वाली इक्वेशन से या अभी हमने अपनी कैलकुलेट की है, देखिए ये वाली वैल्यू, तो ये इसमें वैल्यू रख देंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखिए इसको आई नॉट आर का होल स्क्वायर, मतलब ये आरएमएस वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों हमने जो आई नॉट की जो एक्सप्रेशन निकाली थी उसी को स्क्वायर करके रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की मदद से हम निकाल सकते हैं। तो मेन जो हमारा पर्पस ये है क्या, यहाँ पर वेव फॉर्म्स के एनालिसिस का है। तो फिलहाल ये आई ओ आर स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो 1/2 पाई थीटा 2 पाई माइनस थीटा, ये मैंने आपको लिमिट सभी समझाई। और ये हमारा इंटीग्रेंड जो था अब की बार मैंने इसको स्क्वायर कर दिया और डी ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में कर दिया। अब दोस्तों ऐसे इंटीग्रल्स को हमने जो है 10+2 लेवल पे बहुत सॉल्व किया था। देखें अगर आप ध्यान कीजिए तो साइन ओमेगा टी का स्क्वायर करेंगे तो पहले तो स्क्वायर करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर से इस तरीके से आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो सब आप करेंगे यहाँ पर वर्कआउट करेंगे। फिर वहां पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम कॉस 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये प्योर ट्रिग्नोमेट्रिकल एनालिसिस है। तो फाइनली हम इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो काम का जो इक्वेशन है वो ये आता है, आई ओ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट वी एस स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इंटू पाई माइनस 2 थीटा प्लस वी एस स्क्वायर साइन 2 थीटा माइनस 4 bm इंटू ई इंटू कॉस थीटा अंडर रूट। ठीक है, तो ये आपका आई ओ आर मतलब आर एम एस वैल्यू हो गई, आउटपुट वैल्यू, आउटपुट करंट की आर एम एस वैल्यू, ये आपने इसकी डेरिवेशन कर ली। अब यहाँ पर जो है वेव फॉर्म समझने वाली बात है, तो देखिए यहाँ पर वेव फॉर्म समझ लेते हैं। ये वेवफॉर्म सबसे ऊपर जो वेवफॉर्म बनी है अभी मैंने आपको पहले पिछले स्लाइड में भी समझाई थी कि ये जो साइन वेव है आपका, ठीक है, और इसके साथ मैंने एक डीसी वाला जो लाइन है वो भी खींच रखा है जिसकी वैल्यू ई दे रखी है, जिसका मैग्नीट्यूड ई है। तो मैंने आपको बताया था थीटा से पाई माइनस थीटा के बीच में डायोड कंडक्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सोर्स वोल्टेज है वो हमेशा ई से ज्यादा है, जिससे डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा। ठीक है, और इसके अलावा जो रीजन होगा उसमें डायोड आपका कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए जब भी डायोड कंडक्ट करेगा तो उसके अक्रॉस वोल्टेज जीरो होगा, उसके अक्रॉस वोल्टेज हमेशा जीरो होगा। ठीक, और जब डायोड डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो उसके अक्रॉस वोल्टेज वही होगा जो आपका सोर्स वोल्टेज था प्लस आपका सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, तो उसको कैसे एडजस्ट करते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। तो पहले तो ये आपकी सोर्स वोल्टेज की और डीसी जो आपका वोल्टेज लगा हुआ उन दोनों की मैंने यहाँ पर
वेवफॉर्म्स ड्रॉ कर दी हैं। अब दूसरे नंबर पे हम वी नॉट की बात करते हैं। देखिए वी नॉट कैसे निकालेंगे? वी नॉट का मैंने आपको बताया, वी नॉट होता है अपना आर आई नॉट प्लस ई। देखिए अभी पिछले स्लाइड्स में मैंने इक्वेशन लिखी थी, उन इक्वेशन को दोबारा से यहाँ पे मैंने दिखाया है। वी नॉट इज इक्वल टू आर आई नॉट प्लस ई। इसका मतलब ये है कि जो आपका आर आई नॉट प्लस ई के बराबर है, तो यहाँ पर ई मतलब वी नॉट अगर आपको निकालना है तो आपकी वेवफॉर्म सेम होगी सप्लाई जैसी, ठीक है, और उसमें केवल ई से ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब है किसी भी साइन वेव में जब आप कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते हैं तो थोड़ी सी शिफ्ट हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर ये देखिए, मतलब जीरो से थीटा के बीच में, जीरो से थीटा के बीच में क्या हो रहा है, हमारा डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज उसका कम है, मतलब डायोड रिवर्स बायस है। जैसा मैंने आपको बताया, डायोड कंडक्ट कर रहा है हमारा थीटा से पाई माइनस थीटा के बीच में, ठीक है। तो जीरो से थीटा के बीच में चूंकि डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसमें करंट जीरो है। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज क्या है, जो आपका ई है, मतलब जो आपका उसमें जो लोड साइड पर जो ईएमएफ लगा हुआ है वही है। तो यहाँ पर देखिए जीरो से थीटा के बीच में ये वैल्यू आपकी ई के बराबर है। अब थीटा से पाई माइनस थीटा के बीच में चूंकि डायोड कंडक्ट करने लगा, तो डायरेक्टली जो आपका जो इनपुट है वो डायरेक्ट लोड से कनेक्ट हो गया। इसका मतलब अब जो लोड वोल्टेज होगा वो सीधे सीधे इनपुट को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये वाली देखिए, ये वेवफॉर्म जो है इनपुट वेवफॉर्म जैसी है। आप यहाँ देखिए, अब उसके बाद पाई माइनस थीटा से आगे क्या हो रहा है, डायोड आपका ऑफ हो गया दोस्तों। कब तक ऑफ रहेगा? जब तक कि अगला साइकिल नहीं आ जाए। आप देखिए यहाँ पर पाई माइनस थीटा से आगे तक, मतलब नेक्स्ट साइकिल तक, मतलब नेक्स्ट का मतलब है टू पाई प्लस थीटा तक। तो ये पूरा पूरा आपका जो डायोड डिसकंटिन्यू कर रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर पूरे दौरान जो है इसका आउटपुट वोल्टेज आपका जो होगा वो किसके बराबर होगा, आपके ईएमएफ के बराबर। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से पाई माइनस थीटा से लेके टू पाई प्लस थीटा तक ये वैल्यू आपकी किसके बराबर है, आपकी ई के बराबर, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट साइकिल रिपीट होगा जैसा मैंने आपको समझाया। अब दूसरी बात कर लेते हैं आई नॉट की। तो लोड लोड करंट क्या होगी दोस्तों? लोड करंट और लोड वोल्टेज की वेवफॉर्म एक सी है। फर्क क्या है? केवल यहाँ पर जो ईएमएफ सोर्स है, तो आप ईएमएफ सोर्स, अब जैसे मैंने आपको बताया कि आई नॉट अगर निकालना तो वी नॉट माइनस ई कर दीजिए, ठीक है, और उसमें आर से डिवाइड कर दीजिए। तो कहने का मतलब ये जो आउटपुट वोल्टेज बनाया उसको आप थोड़ा नीचे शिफ्ट कर दीजिए, मतलब उसमें से ई माइनस कर दीजिए। तो ये पूरी पूरी आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म नीचे शिफ्ट हो जाएगी, तो जीरो पे शिफ्ट हो जाएगी। जैसे कि आप दोस्तों देख सकते हैं, ये वाली वेवफॉर्म, ये वाली वेवफॉर्म दोनों सेम है, इसमें केवल ई माइनस कर दिया गया तो ये वेवफॉर्म आ गई है। और दूसरा मैग्नीट्यूड का थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, अदरवाइज दोनों सेम फेज में है, एज यू कैन इजीली सी, ठीक है। और यहाँ पर आपने देखा, ये देखिए गामा डी का मतलब है जो डायोड का कंडक्शन एंगल है, इतने टाइम के लिए डायोड कंडक्ट कर रहा है। अब लास्ट वाली आती है वीडी की। वीडी का मतलब है आपका डायोड वोल्टेज। डायोड वोल्टेज जैसे मैंने आपको बताया, डायोड जब भी कंडक्ट करेगा तो उसका वोल्टेज जीरो हो जाएगा। और तो जीरो कहां से कहां तक हो रहा है, थीटा से लेकर पाई माइनस थीटा तक। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये वैल्यू आपकी जीरो है, जिसको मैं एरो कर रहा हूँ, ये वैल्यू आपकी जीरो है, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू किस, आपकी डायोड की आउट, डायोड वोल्टेज जीरो हो रहा है। अब इधर देखिए, जीरो से थीटा के बीच में, जीरो से थीटा के बीच में क्या हो रहा है, तो इसका मतलब जीरो से थीटा के बीच में देखिए, अब क्या है, डायोड का वोल्टेज कैसे निकालेंगे दोस्तों? डायोड का वोल्टेज निकालने के लिए वी एस माइनस वी नॉट कर देंगे। डायोड का वोल्टेज क्या होगा, देखिए मैं लिख देता हूँ, वी एस माइनस वी नॉट। इसका मतलब है हम दोनों डायग्राम, ये दोनों वेवफॉर्म ऊपर अपने पास बनी हुई है, तो वी एस माइनस वी नॉट करना है मुझे, ठीक है। तो वी एस क्या है, देखिए यहाँ पर ये वी एस बना है साइन वेव, और वी नॉट ये बना हुआ है। अब इन दोनों वेव फॉर्म्स को मुझे माइनस करना है। कैसे करूंगा? सिंपल चीज है, यहाँ देखिए जीरो पर क्या है, जीरो पर वी एस की वैल्यू जीरो है और आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू ई है, तो जीरो माइनस ई करेंगे तो माइनस ई आ जाएगा। तो यहाँ पर आप दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, ये जो रेड वाली वेवफॉर्म शुरू हो रही है आउट डायोड वोल्टेज की, माइनस ई से शुरू हो रही है, ठीक है। ये यहाँ पर वाई एक्सेस पे नेगेटिव में माइनस ई है। और जब थीटा पे आ रहे हैं तो थीटा पे क्या हो रहा है दोस्तों, थीटा पे ये वैल्यू दोनों बराबर हो गई, वी एस और ये बराबर हो गई। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर देखिए किसके बराबर है, ये इसके बराबर हो गया, ई के बराबर। तो जी मतलब ई माइनस ई कर देंगे तो यहाँ पर फिर आपका ये जीरो हो जाएगा। तो बी डी इज इक्वल टू बी एस माइनस ई। तो बी एस आपका उसके ई के बराबर है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर जीरो हो जाएगा, और उसके आगे फिर ये जीरो हो रहा है। अब ये पाई पाई माइनस थीटा पे क्या हो रहा है, पाई माइनस थीटा पे ठीक वही चीज हो रही है जो आपकी थीटा पे थी, तो यहाँ पर भी ये वैल्यू जीरो है, ठीक है। अब पाई पर क्या हो रहा है, पाई पर एग्जैक्टली वही चीज है जहां जो जीरो पे थी। इसका मतलब अब यहाँ पर फिर ये माइनस ही हो जाएगा। आप इसको आसानी से देख सकते हैं, देखिए थीटा पर अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पर ये वी एस की वैल्यू क्या है, जीरो है, और जो आपका वी डी है, मतलब वी एस माइनस वी नॉट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये ई के बराबर है। तो जीरो माइनस ई करेंगे तो ये माइनस ई हो गया, यहाँ पर देखिए ये माइनस ई हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, पाई से लेके टू पाई के बीच में, पाई से लेके टू पाई के बीच में ये नीचे जा रहा है, ये कर मतलब ये वेवफॉर्म, तो इसको ही रिपीट करेगा, ठीक है, इसी को यूज करेगा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पर ये ई की वैल्यू यहाँ पर मैक्सिमम है, ठीक है, मतलब 270 डिग्री पर यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 270 पर क्या हो रहा है,
ये वोल्टेज ऑलरेडी आपका माइनस वीएम है और उसमें इसको और माइनस करेंगे तो माइनस वी, तो वीएम माइनस का और ई भी माइनस का हो रहा है, तो वीएम माइनस ई, तो ये दोनों चीजें नेगेटिव हुई, तो इसका मतलब ये पीक इसका जो हो जाएगा, पीक इनवर्स वोल्टेज क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर पीक इनवर्स वोल्टेज हो जाएगा वीएम प्लस ई। देख आप देख सकते हैं ये पूरा टोटल मैग्नीट्यूड वीएम प्लस ई के बराबर है नेगेटिव साइड में, तो पीक इनवर्स वोल्टेज हमेशा मैग्नीट्यूड में होता है, तो इसके मतलब हो गया यहाँ पर पी आई भी जो है वो आपका वीएम प्लस ई के बराबर हो गया, ठीक है, ये एज यू कैन सी फ्रॉम दिस वेवफॉर्म डायग्राम। और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं 2 पाई, और ये 2 पाई प्लस थीटा के बीच में ठीक वही चीज रिपीट होगी जो मैंने आपको भी समझाई, जीरो से थीटा के बीच में। तो दोस्तों इस तरीके से ये एनालिसिस हम करेंगे, ये हमारी वेवफॉर्म हमने आपको समझाई, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको वेवफॉर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको इस चीज को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों एक छोटा सा न्यूमेरिकल एग्जांपल देख लेते हैं। इस न्यूमेरिकल एग्जांपल में मैंने ये आरई लोड के लिए क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसमें इसमें क्या है, ये बैटरी ऑफ ईएमएफ 150 वोल्ट्स विद आर इज इक्वल टू 8 ohms इज चार्जिंग थ्रू अ वन फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, वीएस की वैल्यू दे रखी है 230 वोल्ट्स और 50 हर्ट्ज। डिटरमिन करना है ये 5 चीजें, मतलब 6 चीजों का डिटर्मिनेशन करना है। पहला क्या है, एवरेज चार्जिंग करंट ड्रॉन बाय द बैटरी, दूसरा पार्ट है पावर कंज्यूम बाय द बैटरी, सी पार्ट इज पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर, डी पार्ट इज इनपुट पावर फैक्टर, ई पार्ट इज पीआईवी रेटिंग ऑफ डिवाइस, एंड एफ पार्ट इज कंडक्शन टाइम इन मिली सेकेंड। तो देख लेते हैं दोस्तों इसको, देखिए ये सिंपल है। इसमें देखिए आई नॉट का फॉर्मूला है, यहाँ पर सीधे फॉर्मूला प्लेस करना है, तो आई नॉट अगर आप निकालना चाहते हैं मतलब एवरेज आउटपुट करंट 1/2 पाई आर, जैसे मैंने अभी फॉर्मूला डेरिवेशन किया लास्ट स्लाइड्स में, 1/2 पाई आर 2 वी एम कॉस थीटा माइनस ई इंटू पाई माइनस 2 थीटा, इसमें सारी वैल्यूज प्लेस कर दी है। बस दोस्तों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये डिग्री और रेडियन का ध्यान रखिए, जब भी वैल्यू प्लेस करें जो जनरली गलती होती है वो यही होती है, किसी भी सर्किट में जब किसी भी इक्वेशन में जब आप वैल्यू प्लेस कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है थीटा की वैल्यू कब रेडियन में और कब डिग्रीज में रखनी है, तो प्लीज मेक अ पॉइंट, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देखिए, यहाँ cos थीटा में यहाँ मैंने 27.46 डिग्री यहाँ मैंने डिग्री में लिया, और जबकि ब्रैकेट में ई के साथ पाई माइनस 2 थीटा में यूज करते समय इसी को रेडियन में कर दिया है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो फिलहाल हमारी वैल्यू जो आ जाएगी, आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी 4.967 बी पार्ट में अगर बैटरी की पावर निकालनी है तो हम ई इंटू आई नॉट कर देंगे, अगेन दिस इज सिंपल, तो ई इंटू आई नॉट से ई की वैल्यू 150 और आई नॉट की वैल्यू है 4.967, तो दिस कम्स आउट टू बी 745.05 वॉट्स। सी पार्ट में आरएमएस वैल्यू निकाली है, ठीक है, आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट, तो ये मैंने आपको बताया था, एक लंबा सा इक्वेशन मैंने भी आपको बताया था पढ़ के, तो वही इक्वेशन लिखा है 1/2 पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट वी एस स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर पाई माइनस 2 थीटा प्लस वी एस स्क्वायर साइन 2 थीटा माइनस दिस वीएम ई cos थीटा, ठीक है। इन सारी वैल्यूज को आप प्लेस कर दीजिए, बस यहाँ पर ये वीएम की वैल्यू आपकी यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकाल लीजिए आरएमएस की मदद से 230 अंडर रूट 2, वीएस की वैल्यू क्योंकि यहाँ पर 230 वोल्ट मतलब ये आपकी दे रखी है आरएमएस वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली, और आई ओ स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से। इसको जब सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट लिख दिया दोस्तों मैंने कैलकुलेट करके, आई ओ आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 86.44, तो आई ओ आर मतलब आउटपुट करंट का आरएमएस वैल्यू आ गया 9.297 एम्पियर। तो इससे आप रेजिस्टेंस की पावर निकाल लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस पावर निकालने के लिए आई स्क्वायर आर का यूज करेंगे, तो यहाँ पर आरएमएस करंट का स्क्वायर करके आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेजिस्टेंस से, जो कि इस केस में 8 ओम दिया हुआ है, तो ये आ जाएगी 691.52 वॉट्स, ठीक। अब इनपुट पावर फैक्टर निकालने के लिए सिंपल वैल्यू आपको निकालना है, मतलब पी बैटरी मतलब आउटपुट पावर निकालनी है, डिवाइड करना है उसको वोल्ट एम्पियर से, इनपुट के वोल्ट एम्पियर से, तो आउटपुट पावर में बैटरी की पावर और रेजिस्टेंस की पावर जैसे कि हमने ऊपर कैलकुलेट की, ठीक है, इनको ऐड कर दिया है। और इनपुट वोल्ट एम्पियर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वीएस की वैल्यू कितनी दे रखी है, आरएमएस वैल्यू 230, और आईएस मतलब जो मैंने आपको बताया था, आईएस क्या होता है, आउटपुट करंट के आरएमएस वैल्यू के बराबर होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, तो आईएस इज नथिंग बट आउटपुट आरएमएस करंट जो कि 9.297 है, ठीक है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक। ये दोस्तों मैंने पिछले स्लाइड में आपको समझाया था, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इसको वैल्यूज को प्लेस किया, तो इनपुट पावर फैक्टर हो गया हमारा 0.672 लैगिंग, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट है, इंडक्टिव लोड है, इसलिए पावर फैक्टर लैगिंग आएगा। ई पार्ट में पीक इनवर्स वोल्टेज निकालना सिंपल है, ई प्लस वी एम कर देंगे, जैसा हमने भी वेवफॉर्म से देखा था, तो ई प्लस वी एम मतलब ई और वी एम को आप ऐड कर दीजिए, ई वैल्यू हमारी जो भी दे रखी है, और वीएम की वैल्यू यहाँ पर आपने निकाली थी अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करके ये आया था, ठीक है, 230 अंडर रूट 2, तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी 475.27 वोल्ट्स, ठीक। अब लास्ट पार्ट है गामा डी, मतलब डायोड का कंडक्शन एंगल कितना हुआ, तो डायोड का कंडक्शन एंगल निकालने के लिए पाई माइनस 2 थीटा का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, पाई दे रखा है। अब दोस्तों फिर से आपको ध्यान रखना है यहाँ पर रेडियंस में वैल्यू लेंगे, ठीक है, तो जैसे हमने पहले कैलकुलेट वैल्यू की थी 27.46 डिग्रीज में था, उसको रेडियन बनाएंगे, तो
ये वैल्यू आएगी 0.479। तो इस तरीके से आप इसमें वैल्यू प्लेस करेंगे, पाई माइनस 2 इंटू 0.479, तो यू आर गेटिंग 2.1836 रेडियंस। ठीक है, तो ये आपका यहाँ आ जाएगा, रेडियंस में आ गया ये गामा डी की वैल्यू। अब गामा डी की वैल्यू रेडियंस में आ गई, तो हमें एक्चुअल में क्या निकालना है, मिली सेकंड में निकालना है, कंडक्शन टाइम निकालना है। तो बस इसको कैलिब्रेट करना है दोस्तों, क्योंकि अभी रेडियंस में दिया है, तो रेडियन को डिग्री में मैनिपुलेट करके आप इसको ओमेगा से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ओमेगा रेडियंस पर सेकंड होता है, तो रेडियंस पर सेकंड मतलब ये पाई माइनस 2 थीटा की वैल्यू 2.1836 आई थी, डिवाइड करा इसको मैंने 100 पाई से। ठीक है, तो ये वैल्यू सारी प्लेस करूंगा तो 6.95 आ जाएगा। तो फाइनली आई एम गेटिंग गामा डी मींस द कंडक्शन टाइम फॉर द डायोड comes out to be 6.95 मिलीसेकंड। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो में मेरा एनालिसिस था। मैंने आपको फ्री व्हीलिंग डायोड का कंसेप्ट बताया था, और दूसरा आरई लोड के लिए डायोड, ये सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर की एनालिसिस समझाई। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे को सुझाव दीजिए, मैं अपने और जो वीडियो प्रेजेंटेशन में कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकूं। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम।